आज के दौर में देखिए, जानकारी तो मतलब हर तरफ है, उंगलियों पर। लेकिन ये समझना कि भाई सच क्या है, किस पर भरोसा करें, ये मुश्किल होता जा रहा है। वो पुराने दिन गए जब अखबार या टीवी न्यूज ही सब कुछ थे। हाँ बिल्कुल, अब वो बात नहीं रही। उनकी जगह अब ये 24 घंटे वाले न्यूज चैनल हैं, इतनी सारी वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया है। जानकारी का एक पूरा समुंदर उमड़ पड़ा है ना? सही कहा, बिल्कुल एक समंदर। तो फिर सवाल ये है कि समुंदर में से काम की चीज, भरोसे की बात, वो कैसे निकालें? आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के माहौल में खबरों को, जानकारी को कैसे जांचा परखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक वक्त था, जैसे आपने कहा, मीडिया का एक अलग माहौल था, एक नियम हुआ करता था, वो फेयरनेस डॉक्ट्रिन। फेयरनेस डॉक्ट्रिन, वो क्या था? हाँ, मतलब ये नियम कहता था कि अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है तो मीडिया को दोनों पक्षों को बराबर जगह देनी होगी, संतुलन बनाना होगा। अच्छा। लेकिन 1987 में इसे हटा दिया गया। और इसका असर कुछ हुआ? इसका असर? हाँ बिल्कुल हुआ। एक बड़ा नतीजा था टॉक रेडियो का बढ़ना, खासकर वो शो जो रूढ़िवादी विचार रखते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उनकी बातें ठीक से नहीं दिखाता, उनकी आवाज नहीं बनता, तो उन्होंने अपना मंच बना लिया। ये पक्षपात वाली बात तो खैर हमेशा से ही रही है ना। सुनने में आता कि पुराने जमाने में भी लोग जैसे थॉमस जेफरसन वगैरह वो भी अखबारों पे सवाल उठाते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। और आज यही बहस लिबरल मीडिया बनाम कंजर्वेटिव मीडिया इस शक्ल में दिखती है। सही कहा। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि जहां रूढ़िवादी मीडिया जैसे फॉक्स न्यूज या टॉक रेडियो, वो तो काफी सफल रहे। हाँ, वो तो है। वहीं दूसरी तरफ लिबरल या प्रगतिशील विचारों वाले ऐसे प्रयास, वो उतने कामयाब नहीं हुए। शायद उन्हें लगता था कि ठीक है, मुख्य धारा मीडिया काफी हद तक उनकी बात कह ही रहा है। अच्छा। परम मजे की बात यह है कि वही मुख्य धारा मीडिया वो खुद ही अब सिकुड़ रहा है, उसकी पहुंच कम हो रही है। तो मतलब अब ये जानना और भी जरूरी हो गया है कि जानकारी आ कहां से रही है। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की बात होती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। प्राथमिक स्रोत मतलब जिसने घटना खुद देखी हो या अनुभव की हो, जैसे कोई चश्मदीद गवाह या किसी मीटिंग में खुद मौजूद था। हाँ बिल्कुल। और द्वितीयक स्रोत हुआ किसी और से सुनी हुई बात, किसी ने आपको बताया, आपने आगे बताया। तो जाहिर है प्राथमिक स्रोत ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। हाँ, आमतौर पे तो यही माना जाता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। अच्छा, क्या? देखिए, प्राथमिक स्रोत भी 100% सही हो ये जरूरी नहीं। लोग भूल सकते हैं। हाँ, ये तो है। या फिर अपनी याददाश्त को या बात को अपने हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं, या कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं। इसीलिए शायद दस्तावेज जैसे कोई सरकारी कागज, टैक्स रिटर्न या कॉन्ट्रैक्ट वो ज्यादा वजनदार माने जाते हैं। सही कहा, क्योंकि उनमें हेर-फेर करना मुश्किल है और पकड़े जाने का डर रहता है। वो एक तरह से ठोस सबूत होते हैं। ठीक है। और हाँ, फिर आते हैं ये लीक और अनाम स्रोत। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है, सूत्रों के हवाले से खबर। बिल्कुल, पत्रकारिता में इनका इस्तेमाल होता है। कभी कोई अंदर की बात पहचान बताए बिना लीक कर देता है, विसल ब्लोअर जिसे कहते हैं। और कभी कभी जानकारी जानबूझकर लीक की जाती है, शायद ये देखने के लिए कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, मतलब माहौल भांपने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। रिपोर्टर का काम मुश्किल होता है, उसे किसी भी तरह इस जानकारी की पुष्टि करनी होती है, वेरीफाई करना होता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं इंटरनेट लिंक्स पर। आजकल हर ऑनलाइन लेख में लिंक्स दिखते हैं, ये तो अच्छी बात लगती है ना? जैसे किताब में फुटनोट होते हैं। सही बात है। स्रोत तक पहुंचा देते हैं, पारदर्शिता बढ़ती है। हाँ, सिद्धांत में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर लिंक्स के साथ भी अपनी दिक्कतें हैं। जैसे कि एक तो है लिंक रॉट, मतलब आप लिंक पे क्लिक करें और वो काम ही ना करे, पेज गायब हो गया हो। अरे हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल, जैसे किसी पुरानी किताब का हवाला दिया हो पर वो लाइब्रेरी से ही गायब हो जाए। दूसरा, लिंक आपको किसी ऐसी वेबसाइट पर ले जा सकता है जहां जानकारी की क्वालिटी भरोसे लायक ना हो। ये भी है। और कई बार लेखक ये बताते भी नहीं कि लिंक किस बारे में है। बस एक नीला सा शब्द होता है, क्लिक कर दो, तो पाठक को पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा ये हो कि लेखक लिंक के साथ थोड़ी जानकारी दे दे, स्रोत क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, ताकि पाठक अंदाजा लगा सके कि क्लिक करने लायक है भी या नहीं। सही बात है। ये तो हुई लिंक्स की बात। अब पत्रकारिता में कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, ये सब आम आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ऑन द रिकॉर्ड तो सीधा है,
जो कहा गया है उसे रिपोर्टर नाम और पद के साथ छाप सकता है। ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड में थोड़ी गड़बड़ है। आमतौर पर मतलब होता है कि जानकारी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्रोत का नाम नहीं बताएंगे। जैसे आपने कहा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। हाँ। लेकिन कुछ मीडिया संस्थान इसका मतलब ये भी निकालते हैं कि ये जानकारी छापने के लिए है ही नहीं, सिर्फ रिपोर्टर की अपनी समझ के लिए है। तो ये थोड़ा अस्पष्ट है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब एक ही टर्म के अलग अलग मतलब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। फिर है ऑन बैकग्राउंड। इसका मतलब है जानकारी इस्तेमाल हो सकती है, पर स्रोत का नाम नहीं आएगा और न ही आप उसे सीधा कोट कर सकते हैं, बस जानकारी का सार बता सकते हैं। और एक होता है डीप बैकग्राउंड। ये जानकारी सिर्फ रिपोर्टर की बैकग्राउंड समझ के लिए है। इसे तब तक छाप नहीं सकते जब तक कहीं और से, किसी और स्रोत से इसकी पुष्टि न हो जाए। बाप रे, मतलब ये जानकारी तो शायद हमें खबर में दिखेगी ही नहीं। बिल्कुल, ये पर्दे के पीछे की कहानी का हिस्सा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्रोत है वो इन शब्दों का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकता है कि कितनी बात बाहर जाएगी और किस तरह से जाएगी। बिल्कुल सही। ये एक तरह का नियंत्रण का तरीका है। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो वैसे भी हर किसी को बहुत फूंक फूंक कर बोलना पड़ता है, पता नहीं कौन सी बात कब वायरल हो जाए। सही कहा। अच्छा, एक और चीज, पहले अखबारों में जगह की कमी होती थी, है ना? तो खबरें छोटी लिखनी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, शब्द गिनकर लिखने पड़ते थे। लेकिन अब इंटरनेट पर तो जगह की कोई कमी नहीं। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि पूरी जानकारी नहीं दी जाती। जैसे किसी का इंटरव्यू लिया तो उसके कुछ हिस्से ही छाप दिए, पूरा इंटरव्यू नहीं दिया। पाठक को पूरा संदर्भ नहीं मिल पाता। हाँ, ये होता है। इसे सिलेक्टिव कोटिंग भी कह सकते हैं। कभी जगह की कमी वाकई कारण होती है, पर कभी-कभी जानबूझकर भी कुछ हिस्से छोड़ दिए जाते हैं, शायद किसी खास नैरेटिव को फिट करने के लिए। और यहीं पर गलतियों को सुधारने का तरीका बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। जो भरोसेमंद समाचार संगठन होते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो अपनी गलती मानते हैं, हाँ। वो सुधार करते हैं और साफ-साफ बताते हैं कि देखो, हमसे ये गलती हुई थी इस तारीख को और अब हमने इसे ठीक कर दिया है। ये पारदर्शिता है। ये ईमानदारी दिखाता है। बिल्कुल। जबकि जो भरोसेमंद नहीं है, वो या तो गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर चुपचाप ऑनलाइन ठीक कर देते हैं बिना किसी को बताए, ताकि पता ही ना चले कि पहले क्या लिखा था। हाँ, और गलत जानकारी देखिए बहुत जिद्दी होती है। एक बार फैल जाए तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो एच.एल. मैकेन वाला किस्सा याद है? हाँ, वो बाथटब वाला। हाँ, उन्होंने मजाक में एक लेख लिखा था कि राष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोर ने व्हाइट हाउस में पहला बाथटब लगवाया था, जबकि ये सच नहीं था। बिल्कुल नहीं, सरासर मजाक था, व्यंग्य था। लेकिन सालों तक लोग उसे सच मानते रहे। मैकेन खुद बार बार कहते रहे कि भाई ये मजाक था, पर वो बात चिपक गई। कमाल है, मतलब गलत जानकारी का जीवन कितना लंबा हो सकता है। हाँ, और आजकल तो इंटरनेट की वजह से ये और तेजी से फैलती है। व्यंग्य और असलियत का फर्क समझना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, कभी कभी नेता ऐसी बातें कह जाते हैं कि लगता है मजाक कर रहे हैं, पर वो शायद सच में मानते हो। जैसा आजकल कहते हैं, ये दी अनियन से नहीं है, मतलब ये व्यंग नहीं, असलियत है, चाहे कितनी भी अजीब लगे। आजकल इतनी सारी जानकारी है, ये समझना मुश्किल हो गया है कि किस पर भरोसा करें। तो चलिए शुरू करते हैं अकादमिक स्रोतों से। विश्वविद्यालयों से जुड़ी जानकारी वो ज्यादा भरोसेमंद क्यों मानी जाती है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, अकादमिक स्रोतों पर भरोसे की जो मुख्य वजह है ना, वो है पीयर रिव्यू प्रक्रिया। पीयर रिव्यू मतलब जब कोई प्रोफेसर कोई शोध, कोई रिसर्च पब्लिश करता है, तो उसी फील्ड के दूसरे विशेषज्ञ जो उसे जानते भी नहीं, वो उसकी बारीकी से जांच करते हैं। अच्छा। कि उसमें जो तथ्य दिए गए हैं, जो तरीके अपनाए गए हैं, वो सही हैं या नहीं। और दूसरी बात, प्रोफेसरों की अपनी एकेडमिक साख, उनकी रेपुटेशन दांव पर होती है। हाँ, वो तो है, जिसे वे बचाकर रखना चाहते हैं। तो वो आमतौर पर गलत या फिर जो मुख्य धारा की अकादमिक राय है, उससे बहुत अलग हटकर कुछ कहने से बचते हैं। ठीक है, लेकिन इन स्रोतों तक पहुंचना पहले तो मुश्किल होता था। अब क्या स्थिति है? हाँ, पहले मुश्किल था, पर अब काफी आसान हो गया है। जैसे गूगल स्कॉलर है, scholar.google.com, वो सिर्फ अकादमिक लेख ही खोजता है। अच्छा। फिर कई विश्वविद्यालयों की अपनी वेबसाइट पर उनके शोध उपलब्ध होते हैं।
और कुछ खास मंच भी हैं, जैसे हिस्ट्री न्यूज़ नेटवर्क है, जहां इतिहासकार आजकल के मुद्दों पर लिखते हैं। हाँ, सुना है मैंने। या फिर NBER है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, आर्थिक शोध के लिए बहुत जाना माना है। ओके। यहाँ तक कि CRS, जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है अमेरिका की, उनकी रिपोर्टें भी जो कांग्रेस के लिए होती हैं और काफी निष्पक्ष मानी जाती हैं, हाँ। वो भी अब fast.org या everycrsreport.com जैसी साइटों पर मिल जाती हैं। ये काफी गहरी और निष्पक्ष जानकारी देती हैं। और थिंक टैंक उनका क्या? हाँ, देखिए, थिंक टैंक के साथ अब थोड़ी दिक्कत ये है कि वो ज्यादातर राजनीतिक हो गए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पहले जैसी नहीं रही, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, तो एकेडमिक जगत से हटकर बात करें, लाइब्रेरी। इंटरनेट के ज़माने में क्या लाइब्रेरी की कोई खास अहमियत बची है? अरे बिल्कुल, लाइब्रेरी आज भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ किताबों के लिए नहीं। अच्छा, किस लिए फिर? आज ज़्यादातर जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं, वो अपने सदस्यों को मुफ्त में ऑनलाइन डेटाबेस का एक्सेस देती हैं, जैसे प्रोक्वेस्ट है, EBSCO है, गेल है। हाँ, ये नाम सुने हैं मैंने। इनमें हजारों अखबारों, पत्रिकाओं और एकेडमिक जर्नल्स के लेख मिल जाते हैं, वो भी जिनके लिए आपको सामान्यतः पैसे देने पड़ते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल। इनका एक्सेस लाइब्रेरी के जरिए मुफ्त मिल सकता है। अरे वाह! और प्रोक्वेस्ट का सर्च इंजन तो कई बार अखबारों की अपनी वेबसाइट से भी बेहतर काम करता है, खासकर अगर आप पुराने लेख ढूंढ रहे हो। ये तो बहुत ही काम की बात है। और हाँ, अगर किसी ने कॉलेज से पढ़ाई की है तो अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी भी अपने एलुमनाई को, मतलब पूर्व छात्रों को, कुछ ऑनलाइन डेटाबेस का एक्सेस देती है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पुराने समय की कीमतों की बात कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। महंगाई के हिसाब से एडजस्ट कैसे? इसके लिए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स यानी BLS का एक ऑनलाइन CPI कैलकुलेटर आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। उससे पता चलता है कि समय के साथ किसी चीज की कीमत असल में बढ़ी है या घटी है। ठीक है। और जो बहुत बड़े आंकड़े होते हैं, जैसे बजट घाटा? हाँ, जैसे बजट घाटे जैसे बहुत बड़े आंकड़े हैं, उन्हें हमेशा देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी GDP के प्रतिशत के रूप में देखना चाहिए। तभी उसका सही अंदाजा लगता है कि वो अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा है। समझ गया, प्रतिशत में देखना बेहतर है। बिल्कुल। और एक और बात, बदलाव की दर मतलब रेट्स ऑफ चेंज दिखाते समय भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये है कि अगर शुरुआती आंकड़ा बहुत छोटा है, मान लीजिए 10 से 15 हो गया, तो ये 50% की बढ़ोतरी दिखेगी, है ना? हाँ बिल्कुल, जबकि असल बदलाव शायद उतना बड़ा ना हो, तो शुरुआती आंकड़ा देखना जरूरी है। और औसत, मीन और माध्यिका, मीडियन, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी अहम है। औसत यानी मीन की जगह माध्यिका यानी मीडियन देखना कई बार ज्यादा सही तस्वीर दिखाता है। ऐसा क्यों? खासकर जब आप आय जैसी चीजों की बात कर रहे हो, जहां बहुत असमानता हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, कुछ बहुत कम। औसत इससे खिंच जाता है। माध्यिका बीच की वैल्यू दिखाती है, जो ज्यादातर लोगों के करीब होती है। समझ गया। और जब देशों के बीच तुलना करते हैं? हाँ, देशों के बीच तुलना के लिए बाजार विनिमय दर मतलब मार्केट एक्सचेंज रेट्स की बजाय परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। PPP वो क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी ये देखती है कि अलग अलग देशों में एक जैसी चीज खरीदने के लिए कितनी मुद्रा लगती है। ये रहन सहन के खर्च के अंतर को ध्यान में रखती है। अच्छा, तो मूल बात यह है कि आंकड़ों पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए और बेहतर संदर्भ मांगना चाहिए। बिल्कुल सही। हमेशा पूछें, ये आंकड़ा कहाँ से आया, इसकी गणना कैसे हुई, क्या कोई तुलनात्मक आंकड़ा है? ठीक है। अब आंकड़ों की तरह ही आजकल लोगों या संस्थाओं पर लेबल बहुत लगते हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये काफी भ्रम पैदा करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये लेबलिंग वाकई एक समस्या बन गई है। मीडिया अक्सर हर मुद्दे को बस दो पक्षों में बांट देता है, दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी, रिपब्लिकन एक तरफ, और दूसरी तरफ वामपंथी, उदार, डेमोक्रेट। बिल्कुल, जबकि असलियत ज्यादा जटिल होती है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर इन खेमों के अंदर भी मतभेद होते हैं। और निष्पक्ष या नॉन पार्टिजन जैसा लेबल, वो भी भ्रामक हो सकता है। कई बार ये संगठन कहने को निष्पक्ष होते हैं, पर वैचारिक रूप से किसी न किसी पार्टी या विचारधारा से जुड़े होते हैं। अच्छा। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ओवरटन विंडो। ओवरटन विंडो ये क्या है? ये बताता है कि किसी भी समय समाज में किन विचारों को स्वीकार्य
मतलब एक्सेप्टेबल माना जाता है, उसका एक दायरा होता है और ये दायरा समय के साथ बदलता रहता है, खिसकता रहता है। अगर ये दायरा खिसक गया है और हमें इसका एहसास नहीं, तो हम सोच सकते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, जबकि हो सकता है सिर्फ हमारा देखने का नजरिया बदला हो, वो दायरा खिसक गया हो। ये तो सोचने वाली बात है। और राजनीतिक दल, क्या वो अपनी विचारधारा पर टिके रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टियां अक्सर अपनी विचारधारा को स्थिर दिखाने की कोशिश करती हैं, पर असल में वे समय के साथ काफी बदल चुकी होती हैं। हाँ, ये तो है। और पार्टियों के अंदर भी जो गुट होते हैं, उन्हें भी अक्सर दाएं और बाएं में बांट दिया जाता है, जबकि उनके मतभेद कई बार सिर्फ रणनीति को लेकर होते हैं, न कि पूरी विचारधारा या दर्शन को लेकर। समझ गया। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं जनमत सर्वेक्षण यानी पोल्स की। उन पे कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, पोल्स उपयोगी हो सकते हैं, जानकारी का एक स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। कैसे? कई तरीकों से, जैसे सवालों के शब्दों को बदलकर, सवालों के क्रम को बदलकर, या फिर नतीजों में खास तरह का समायोजन, जिसे वेटिंग कहते हैं। वेटिंग, ये क्या होता है? हाँ, देखिए, एक अच्छे पोल के लिए जरूरी है कि उसका सैंपल बिल्कुल रैंडम हो, मतलब आबादी के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व बराबर हो। पर असल में ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। तो पोल करने वाले क्या करते हैं कि जिन समूहों का प्रतिनिधित्व सैंपल में कम रह गया, उनके जवाबों का वजन बढ़ा देते हैं, और जिनका ज्यादा हो गया उनका वजन घटा देते हैं, ताकि सैंपल पूरी आबादी जैसा दिखे। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट होता है। हाँ, ये समायोजन जरूरी है, जैसे उम्र, लिंग, नस्ल, पार्टी से जुड़ाव, वोटर रजिस्ट्रेशन है या नहीं, वोट देने की संभावना कितनी है, इन सब आधारों पर इसमें हेरफेर या गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो फिर भरोसेमंद तरीका क्या है पोल्स को देखने का? सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक पोल पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कई अलग अलग पोलस्टर्स के पोल्स देखें, उनके ट्रेंड पर नजर रखें कि समय के साथ राय कैसे बदल रही है। और ऐसे नतीजों को नजरअंदाज करें जो बाकी सारे पोल से बिल्कुल ही अलग दिख रहे हों, जिन्हें आउटलायर कहते हैं। और कौन सी वेबसाइट मदद कर सकती हैं इसमें? रियल क्लियर पॉलिटिक्स या pollingreport.com जैसी वेबसाइटें हैं जो कई अलग अलग पोल्स के नतीजों को एक जगह इकट्ठा करती हैं। वो काफी उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है। ये भी देखना जरूरी है कि पोल करवा कौन रहा है, क्या उनका कोई स्वार्थ जुड़ा है उस पोल के नतीजे से। और ये भी याद रखना चाहिए कि पोल्स भविष्यवाणी नहीं करते। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। पोल्स सिर्फ एक खास समय पर लोगों की राय की एक तस्वीर होते हैं, वो ये नहीं बताते कि भविष्य में क्या होगा। 2016 के अमेरिकी चुनाव में यही हुआ था। राष्ट्रीय स्तर के पोल्स काफी हद तक सही थे, लेकिन नतीजा फिर भी अलग आया। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा था। और एक और मुश्किल ये है कि लोगों की राय कितनी मजबूत है, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी को मापना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कोई किसी उम्मीदवार को पसंद करता हो, पर उतना नहीं कि वोट देने जाए। अच्छा, जानकारी के इस दौर में, मतलब इतने सारे स्रोतों के बीच, हम क्या भरोसा करें? विकिपीडिया है, फर्जी खबरें हैं, और हाँ, अब तो हम अपनी खबरें खुद भी चुन सकते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले विकिपीडिया, क्या लगता है ये वाकई भरोसे लायक है? हाँ, विकिपीडिया, देखिए, ये जानकारी शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, खासतौर पर जो बुनियादी चीजें होती हैं ना, जैसे किसी की जन्म तिथि या कोई ऐतिहासिक तारीख। हाँ बिल्कुल, मतलब बेसिक फैक्ट्स के लिए। हाँ, फैक्ट्स के लिए। लेकिन इसे आखिरी सच मान लेना वो ठीक नहीं। ये रिसर्च का एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब शुरुआत के लिए तो ठीक है, पर इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते, खासकर अगर कोई ताज़ा मामला हो या कोई विवादित विषय। बिल्कुल सही। असल में इसकी सबसे बड़ी खूबी और खामी एक ही है कि इसे कोई भी बदल सकता है। स्वयंसेवक लिखते हैं। हाँ, ये तो है। पर इसकी सबसे अच्छी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इसके नीचे दिए गए संदर्भ, रेफरेंसेस। ओ हाँ, रेफरेंसेस। वो कैसे मदद करते हैं? अगर आपको वहां किसी अच्छी किताब या रिसर्च पेपर का नाम मिल जाए, तो आप असल स्रोत तक पहुंच सकते हैं। फिर गूगल स्कॉलर जैसी जगहों पर उसे ढूंढ सकते हैं। तो विकिपीडिया एक दरवाजे की तरह है बस। समझ गए, मतलब पुराने जमाने के एनसाइक्लोपीडिया जैसा, एक शुरुआती बिंदु, फिर लाइब्रेरी जाओ या। हाँ बिल्कुल वैसे ही, या दूसरे भरोसेमंद स्रोतों की तरफ बढ़ो। ठीक है, अब विकिपीडिया से आगे बढ़ें तो ये फर्जी खबरों वाली बात,
ये तो आजकल बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ झूठी खबरें ही नहीं, बल्कि कई बार ऐसी चीजें भी जो खबर है ही नहीं। सही कहा आपने। और देखिए, फर्जी खबरें कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से थी। पर हाँ, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इनको फैलाना बहुत बहुत आसान कर दिया है। हाँ, और लोग मान भी लेते हैं। मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग वही मानना चाहते हैं जो उनकी सोच से मिलता हो। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, है ना। और एक और चीज है, झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है, भले ही उसे गलत साबित करने के लिए दोहरा रहे हो। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो फिर इससे बचें कैसे? कुछ फैक्ट चेकिंग साइट्स हैं, जैसे स्नोप्स वगैरह का जिक्र आता है, पर क्या वो काफी हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता खुद ही मतलब बिना पूरी जांच के रिपोर्ट कर देती है। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा टाइप। हाँ, ये ही सेड शी सेड वाली रिपोर्टिंग एक समस्या है। फैक्ट चेकिंग अपनी जगह जरूरी है, पर यह तो पत्रकारिता का एक तरह से बुनियादी काम होना चाहिए। सही बात है। दबाव होता है पत्रकारों पर स्रोतों तक पहुंच बनाए रखने का। तो सबसे अच्छा बचाव है अपनी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब खुद सवाल पूछना। हाँ, अगर कोई खबर सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी या बुरी लगे तो शक करें। क्या दूसरे भरोसेमंद स्रोत भी यही कह रहे हैं? ये किसने कहा है, क्यों कहा है, ये सवाल जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आजकल है वो ये कि तकनीक हमें अपनी खबरें खुद चुनने की आज़ादी देती है। जैसे RSS रीडर है या ट्विटर पर लिस्ट बना सकते हैं। ये कितना कारगर है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अब हम सिर्फ पारंपरिक अखबारों या टीवी पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ एग्रीगेटर हैं जैसे गूगल न्यूज़ या फिर फीडली जैसे RSS रीडर। फीडली, हाँ, मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी पसंद की वेबसाइट्स या जिन पत्रकारों या संस्थानों पर आपको भरोसा है उन्हें चुन सकते हैं। उनकी नई सामग्री सीधे आप तक पहुंच जाती है। ट्विटर पर भी आप स्पेसिफिक लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे वो जो सूचना का शोर है, हाँ, उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं। आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से जानकारी फिल्टर कर सकते हैं, बिना भटके हुए। ये तो अच्छा है। अच्छा, एक आखिरी चीज थी, अखबारों में जो बिना नाम के संपादकीय छपते हैं, अनोनिमस एडिटोरियल्स, क्या इनकी आज भी कोई जगह है या ये पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं? ये एक अहम सवाल है। पारंपरिक तौर पर तो ये माना जाता था कि ये पूरे संस्थान की आवाज है, लेकिन आज के दौर में आलोचक कहते हैं, और शायद सही कहते हैं, कि इससे जवाबदेही कम होती है। हाँ, मतलब किसने लिखा पता ही नहीं। बिल्कुल। और पाठक सोच सकता है कि कहीं अखबार की बाकी खबरें भी इसी सोच से प्रभावित तो नहीं है। तो पारदर्शिता के लिहाज से तो बेहतर यही है कि हर लेख पर, हर विचार पर लिखने वाले का नाम हो। और शायद पाठकों को भी चाहिए कि वो अलग अलग विचारों वाले लेखकों को पढ़ें, सिर्फ उन्हें नहीं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हों। निश्चित रूप से अलग अलग दृष्टिकोण जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, विकिपीडिया ठीक है, पर सिर्फ शुरुआत के लिए, और उसके रेफरेंसेस जरूर देखें, है ना? हाँ, सही है। दूसरा, फर्जी खबरों से बचने के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करें और एक नहीं कई स्रोतों से जानकारी को पक्का करें। हाँ, और तीसरा, तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने जानकारी के स्रोत खुद बना सकते हैं, RSS, ट्विटर वगैरह। बिल्कुल। और चौथा, हमेशा ये समझने की कोशिश करें कि क्या तथ्य है और क्या किसी की राय, चाहे वो राय नाम के साथ हो या बिना नाम के। यानी जानकारी को बस यूं ही मान न लें, सवाल पूछना, जांचना और अलग अलग नजरिए देखना, ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। निष्क्रिय पाठक बनने के बजाय एक एक्टिव, एक जागरूक पाठक बनना होगा। तो श्रोताओं को आज की ये बातचीत कैसी लगी? क्या ये जानकारी उपयोगी थी? हमें जरूर बताइएगा। आपके विचारों से हमें इसे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और हाँ, एक सवाल मैं छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जब जानकारी को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना इतना आसान है, तो क्या पूरी तरह से सूचित होना अब मुमकिन भी है, या ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है? सोचिएगा जरूर।